नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्सअप नॉलेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीयूईटी पीजी के एंट्रेंस का जो एग्जाम होने वाला है, खास करके एमए एमएससी ज्योग्राफी के लिए, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी क्लास की जो सीरीज चलाई जा रही है उसकी पहली क्लास है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी से शुरू करेंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी में जैसे पहले अगर शुरुआत किया जा रहा है, ये आज हमारी पार्ट 1 है, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी की पार्ट 1 है। यहाँ पे पहली क्लास चल रही है। इसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास थी, उसमें हम लोग उसके सिलेबस के बारे में जाने। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे पीडीएफ के रूप में शेयर किया गया है। साथ में जो भी करंट अफेयर रहता है वो वहाँ पे शेयर किया जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग कैसे शुरू करेंगे। पहला क्लाइमेटोलॉजी हम लोग शुरू करेंगे, जो कि जलवायु विज्ञान है। इसमें पहला यूनिट अगर बात किया जाए तो वायुमंडल के संगठक है। तो एक एक करके इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे, और जिससे कि हमारा रिवीजन हो सके, कह सकते हैं एक तरफ से रिवीजन क्लास है और आपका रिवीजन अच्छे से हो सकता है। अगर इसके पहले भी आप नहीं पढ़ें तो एक बार आपका जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं वायुमंडल के संगठक, जो कि क्लाइमेटोलॉजी का है। इससे लास्ट ईयर में क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, और जो सिलेबस बताया गया है, ऑफिशियली सिलेबस है, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। तो आप ये कर सकते हैं कि ये एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो वायुमंडल के संगठक को शुरू करने से पहले हमें, जब जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें मौसम एवं जलवायु को भी समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसके अंतर को समझते हैं। जलवायु और मौसम में अंतर होता है, जिसमें बहुत लोग ये दुविधा होती है इसे समझने में, इसके अंतर को समझने में, यानी कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या किसमें कौन सा क्या गुण पाया जाता है। तो जलवायु और मौसम अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जलवायु और मौसम। जलवायु क्या होता है? जलवायु 30 से 35 वर्षों का लेखा जोखा होता है। जलवायु में जो भी अध्ययन होता है, इसमें क्या किया जाता है, लंबे समय का ये अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जलवायु का अगर अध्ययन किया जा रहा है तो लंबे समय का होता है। ये नहीं कि कुछ समय के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए, ऐसा नहीं होता है। वहीं मौसम जो होता है, इसका जो लेखा जोखा होता है, इसका अल्पकालीन होता है, कम समय में ही ये हमें देखने को मिल जाएगा मौसम। लेकिन जलवायु हमें ऐसा नहीं दी, ये लंबे समय के लिए चलता है। अभी आगे हम लोग का ये क्लियर हो जाएगा डाउट। आगे देखिए, दीर्घकालीन परिवर्तन जलवायु में होता है, तो वहीं मौसम में तीव्रता से वर्षा, आर्द्रता, तापमान में परिवर्तन होता है। मौसम में क्या होता है, जो हमारी जो घटनाएं घटती हैं, वर्षा हो गई, आर्द्रता, तापमान में परिवर्तन, तो ये सब मौसम में जो है बड़ा तेजी से बदलते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं कि अभी एक मौसम है, अभी कुछ देर बाद दूसरा मौसम बदल गया, या गर्मी का मौसम है, अब ठंडा मौसम हो गया। तो इसमें क्या होता है कि अभी वर्षा हो रही है, हो सकता है कि वर्षा न हो, बंद हो जाए। फिर तापमान में परिवर्तन, तापमान में भी परिवर्तन होता रहता है तो मौसम के दौरान। लेकिन जब हम जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ पर दीर्घकालीन परिवर्तन होता है। दीर्घकालीन परिवर्तन मतलब यहाँ पे धीरे धीरे परिवर्तन होता है, और ये क्या होता है, लगभग 30-35 साल बाद हमें देखने को मिलता है कि जलवायु हमारी बदल गई है। यानी कि अगर जलवायु बदलेगी तो ये कह सकते हैं कि वर्षा की जो वर्षा होती थी, अब वो हमें पहले जो दिखती थी, अब यहाँ पर दूसरी तरह से वर्षा दिखेगी। इस तरह से समझिए कि मौसम जो होता है किसी क्षेत्र की बात की जाती है निश्चित समय में, लेकिन जलवायु जो होती है विस्तृत क्षेत्र की बात की जाती है, जो कि लंबे समय के लिए अध्ययन किया जाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, गाना है, मेरे यार बदल न जाना मौसम की तरह। यहाँ पे कहना चाहता है कि मेरे यार तुम बदल मत जाना मौसम की तरह, यानी कि वो कहना चाहता है कि तुम जल्द ही बदल तो नहीं जाओगे जैसे मौसम बदल जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया है समझने के लिए कि मौसम जैसे जल्दी बदलता है, तो वो कहता है कि मौसम की तरह तुम जल्दी तो नहीं बदल जाओगे। आगे है जलवायु, अगर उसे ये कहना रहे कहीं तुम 30-35 साल बाद तो नहीं बदलोगे, तो वो यहाँ बोलेगा यार बदल न जाना जलवायु की तरह। यानी कि जलवायु जो है हमारा 30-35 वर्षों का लेखा जोखा है, यानी कि 30-35 वर्षों बाद ही हमें परिवर्तन देखने को मिलता है किसी विस्तृत क्षेत्र में। तो हमारा क्या रहता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। लेकिन मौसम क्या है, परिवर्तित होता रहता है, कम समय में भी परिवर्तन होता रहता है। आगे देखते हैं जलवायु क्या कहता है। जलवायु क्या है, चिंता का विषय बन सकता है हमारे लिए। अक्सर देखते होंगे कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते रहते हैं, कई अलग अलग देश जाते हैं, जितने संगठन बने उनकी बैठक होती है, किसके लिए, जलवायु परिवर्तन को लेके, कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए हमें क्या ऐसा किया जाए जिससे कि इसके असर को कम किया जाए, या इसको रोकने का प्रयास किया जा सके जलवायु परिवर्तन को। तो इसलिए ये चिंता का विषय बना हुआ है जलवायु। और मौसम क्या है, ये खास कोई चिंता का विषय नहीं होता है जितना कि जलवायु होता है। आगे देखते हैं, जलवायु जो होता है अध्ययन, इसका जो अध्ययन किया जाता है वो जलवायु विज्ञान के अंदर किया जाता है, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी के अंदर।
लेकिन जो मौसम होता है इसका अध्ययन हमें मौसम विज्ञान, यानी कि ये मौसम विज्ञान के अंदर हम मौसम का अध्ययन करते हैं, जलवायु का जलवायु विज्ञान के अंदर। तो ये हो गया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये डाउट अब क्लियर होगा कि जलवायु मौसम में क्या अंतर है। जलवायु क्या है, 30-35 सालों का लेखा जोखा होता है, और मौसम क्या है, कम समय में ही। और जलवायु हमें 30-35 साल बाद में जैसे परिवर्तित होती रहती है, और ये जल्दी जल्दी परिवर्तन होती है मौसम में। तो ये हो गया हमारा जलवायु और मौसम। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर वायुमंडल के संगठक। वायुमंडल के संगठक का मतलब है कि वायुमंडल में हमारे क्या क्या मिक्स है। हमारे वायुमंडल, जैसा कि पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। पृथ्वी का वह के चारों तरफ से घिरा हुआ आवरण, जो आवरण हमें घेरा है एक गैसीय रूप में आप कह सकते हैं, वही हमारा क्या है, वायुमंडल है। तो वायु, इसी वायुमंडल में क्या क्या मिक्स है, क्या क्या संगठक पाए जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें जलवायु में जो संगठक पाए जाते हैं, इसमें गैस पाई जाती है, साथ में जलवाष्प पाया जाता है, धूलकण पाई जाती हैं। गैसें कई पाई जाती हैं, ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, नियॉन पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में। ये सब भी क्या है, संगठक है वायुमंडल के। इसके अलावा क्या पाया जाता है, वायुमंडल में जलवाष्प भी पाया जाता है, धूलकण भी पाया जाता है। तो ये सब जलवायु के संगठक हैं। तो अगर हम बात करें जलवायु के संगठक में हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं, कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, जलवाष्प का पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, धूलकण, और कहाँ पे जलवाष्प ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ पे कम पाया जाता है। तो ये सब बातें हमें देखना है। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। सबसे ज़्यादा हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल में मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें उसमें भी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% पाया जाता है, 78% से भी ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन 20% से भी ज़्यादा पाया जाता है। तो इसको हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सी गैस कितनी पाई जाती हैं। देखिए यहाँ नाइट्रोजन क्या बात की गई है, नाइट्रोजन यहाँ 78.8% पाई जाती है, ऑक्सीजन 2.95% पाई जाती है, आर्गन 0.93% पाई जाती है, ये सब परसेंट में है। फिर नियॉन जो है 0.002% पाई जाती है, हीलियम क्या है 0.0005% पाई जाती है, फिर क्रिप्टॉन है 0.001% पाई जाती है, फिर यहाँ जेनॉन है ये पाई जाती है 0.00009% पाई जाती है, और हाइड्रोजन जो है 0.00005% पाई जाती है। तो ये अलग अलग गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। लगभग अगर देखा जाए तो वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उसका 99% हिस्सेदारी हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का पाया जाता है। अगर ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा गैस कौन, वायुमंडल में कौन सी सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है, तो अगर इन दोनों में से ये ऑप्शन है तो आप सबसे पहले नाइट्रोजन को करेंगे, फिर ऑक्सीजन को करेंगे। अगर ये नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन सी गैस कितनी पाई जाती हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 78.8% नाइट्रोजन पाई जाती है, 20.95% ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर देखा जाए तो जितने भी वायुमंडल हैं, वायुमंडल की जो परत है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हिस्सेदारी है। लगभग इसका हिस्सेदारी 99% पाया जाता है। इसके अलावा जो गैसें होती हैं वो बाकी सब गैसें आती हैं। साथ में इसमें क्या और क्या पाया जाता है, जलवाष्प भी पाया जाता है। जलवाष्प भी वायुमंडल में पाया जाता है, साथ में धूलकण भी पाया जाता है। और कई गैसें हैं जो अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, बहुत ही कम मात्रा में। तो ये हो गया हमारा वायुमंडल का संगठक, वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन, साथ में जलवाष्प भी पाया जाता है। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग जो वायुमंडल के जो संगठक हैं उसमें कुछ तथ्य हैं जो कि क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में, तो उसे देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहला क्या है, औसत ऊंचाई 1600 किलोमीटर। अगर हमारा ये देख लेते हैं फिर से फिगर में एक तरह से समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हमारा देखिए, अगर ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर क्या है, ये वायुमंडल है। तो ये बताया गया है कि जो इसके वायुमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई है वो 1600 किलोमीटर है। कितना है ये पूरा, 1600 किलोमीटर। लेकिन ये देखिए कहीं कहीं कोई विद्वान दूसरा कुछ बताए हैं और कोई दूसरा। तो सामान्यतः आप ये समझिए कि 1600 किलोमीटर क्या है,
इसकी औसतन ऊंचाई है वायुमंडल की। अगला पॉइंट है 97% गैसें लगभग 29 किलोमीटर तक ही पाई जाती हैं। 97% गैसें, यानी कि अब देखिए मोस्टली जो गैसें रहेंगी, यानी कि 97 तो ज़्यादा ही है, तो मोस्टली जो 97% गैसें रहेंगी वो 29 किलोमीटर तक ही पाई जाती हैं। धरातल से जैसे 29 किलोमीटर हम ऊपर गए तो अब पता चला कि हम उन जो 97% गैसें हैं उन्हें हम पार कर चुके हैं। ज़्यादातर गैसें 29 किलोमीटर तक ही पाई जाएंगी वायुमंडल में। तो 29 किलोमीटर तक ही कितनी गैसें पाई जाएंगी? 97%। यहाँ आप नोट कर लीजिए चाहे तो 97% गैसें क्या पाई जाएंगी? 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाएंगी। अगला है ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की 99% हिस्सेदारी होती है। इसका हम लोग जिक्र कर चुके हैं अभी जब मात्रा देख रहे थे उसकी। तो जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है इसके लगभग 99% हिस्सेदारी इन दोनों गैस की होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समझी जाती है। अगला है CO2 व जलवाष्प की 90 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। जो CO2 है और जलवाष्प 90 किलोमीटर तक जाएंगे तो वहां तक हमें ये मिल जाता है। कौन? CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। अगला है ऊंचाई पर जाने पर जलवाष्प में कमी आती है। जलवाष्प भी वायुमंडल का ही संगठक है, वायुमंडल का संगठक है जलवाष्प भी गैसों के साथ साथ। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वहां पर हमें जलवाष्प की क्या होगी? कमी होती जाएगी। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे जलवाष्प में कमी आएगी। अगला कह रहा है कि जलवाष्प सर्वाधिक विषुवत रेखा पर होती है। अगर हमारी ये पृथ्वी है और ये हमारा क्या है? इक्वेटर है। ये हमारा क्या है? इक्वेटर है। तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा जलवाष्प पाया जाएगा अपेक्षिता ध्रुवों की तरफ। तो जैसे जैसे हम उधर जाएंगे ध्रुवों की तरफ वहां पर हमारी जलवाष्प की मात्रा क्या होगी? कम होती जाएगी। तो इसलिए कह रहा है कि ध्रुवों पर जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक पाई जाती है, ध्रुवों की तरफ कम होती जाएगी। अगला है 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर O2 नगण्य हो जाता है, ऑक्सीजन नगण्य हो जाता है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसलिए देखेंगे वहाँ सांस लेने, ज़्यादा ऊंचाई पर वहाँ चले जाएंगे तो सांस लेने में दिक्कत होगी। तो क्या कह रहा है कि ज़्यादातर मुख्यतः देखा जाता है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन जो है वो नगण्य हो जाता है। तो ये पूरा जो मामला है वायुमंडल के जो संगठक हैं उसमें हमने देखा कि कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं, क्या और जलवाष्प पाया जाता है, कौन सी गैस कितनी पाई जाती हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? पिछले सालों में कुछ सालों में पूछा है। ये देखिए पहला क्वेश्चन तो यही अभी जल्द शायद 18 या 19 में पूछा था ये क्वेश्चन। 97% गैसें लगभग 29 किलोमीटर तक पाई जाती हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादातर जो गैसें 97% तक गैसें हैं वो 29 किलोमीटर तक ही पाई जाएंगी। फिर है ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की हिस्सेदारी 99% है। CO2 और जलवाष्प 90 किलोमीटर तक ही पाए जाते ऊंचाई तक। ऊंचाई पर, हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऊंचाई पर जाने पर जलवाष्प पे क्या असर पड़ेगा। तो ऊंचाई पर जैसे जैसे जाएंगे जलवाष्प हमारा क्या होगा? कम होता जाएगा। और सबसे ज़्यादा जलवाष्प कहाँ पाया जाएगा? सबसे ज़्यादा जलवाष्प सर्वाधिक विषुवत रेखा पर पाया जाएगा, इक्वेटर पर पाया जाएगा। अगला है 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर O2 ऑक्सीजन नगण्य हो जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से संगठक पाए जाते हैं, उसके जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा, जो कि क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान की आज हमारी पहली क्लास थी। ये पार्ट 1 है ये क्लाइमेटोलॉजी का, जिसमें हम लोग वायुमंडल के संगठक की बात किए हैं। तो अगली जो क्लास रहेगी, यानी कि अब इसके बाद जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग वायुमंडल की संरचना की बात करेंगे कि वायुमंडल की संरचना कैसी है, वायुमंडल कैसा बना है, उसकी परतें जो हैं आप लोग नाम सुने होंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। एक फिगर भी बनेगा, मैप भी हो सकता है, मैप अगर जरूरत पड़ेगी तो मैप भी समझाया जाएगा। साथ में उसकी परतों को भी बताया जाएगा कि ये परतें कैसी हैं, कितनी दूरी तक हैं, किन परतों में क्या पाया जाता है, बड़े ही आसान शब्दों में। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे? तापमान और मौसम। तो आप लोग हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, ये गाना है वो मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। मौसम क्या है? जल्दी बदल, पूछ रहा है कि कहीं तुम मौसम की तरह जल्दी तो नहीं बदल जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मौसम जो है वो जल्दी बदलता है, लेकिन जलवायु जल्दी नहीं बदलता है। तो जलवायु जो है लगभग 30 से 35 वर्षों की घटना होती है। ये 30-35 वर्षों में इसका असर देखने को मिलता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये मामला अच्छे से समझ में आया होगा। CUET की तैयारी के लिए आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। CUET PG MA MSc ज्योग्राफी के लिए जो खास करके है, तो इसकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और यहाँ से भी आप लोगों को कुछ न कुछ जरूर बेनिफिट पहुँचेगा।
ये देखिए एक तरह से आप कह सकते हैं रिवीजन क्लास है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें डिस्कस किया जाएगा। और जब तक जुलाई 3rd वीक तक एग्जाम बताया जा रहा है तब तक हम लोग मोस्टली जो ज्योग्राफिक टॉपिक रहेगी उसे कवर कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग अब कंटिन्यू बने रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ में आप वहां पर जाकर जो PDF शेयर की गई हैं जैसे कि सिलेबस के बारे में और भी करंट अफेयर भी यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। और फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब अगली टॉपिक हमारी होगी वायुमंडल की संरचना, तो इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।